नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं बायोलॉजी का क्लास रहेगा और बायोलॉजी का पार्ट नंबर 7 बाई जयसवाल सर रहने वाला है। इस बायोलॉजी में आपकी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बाकी इसके पहले पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया गया है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए ये टॉप 20 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए, अपना फीडबैक यहाँ पे अवश्य करने के लिए। जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ पाई जाती हैं अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में या आहार नाल में पाई जाती हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएँ होती हैं वह कहाँ पर पाई जाती हैं। तो हम बात करेंगे आपके अग्नाशय की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अग्नाशय नामक मिश्रित ग्रंथि में पाचक एंजाइमों का स्त्रावण करने वाली एमनी पाई जाती है और इन्हीं के बीच बिखरी हुई असंख्य लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। देखिए, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ अग्नाशी पिंडकों के बीचों बीच में पाई जाती हैं। ये समूह अंतःस्रावी प्रकृति के होते हैं। इनके द्वारा उत्पादित रसायनों के नाम जो हैं, जैसे इंसुलिन, जो बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है? शिस्टोसोमा जो होता है किसका मध्य परपोषी होता है? स्नेल का, मच्छर का, घरेलू मक्खी का या भेड़ का होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं शिस्टोसोमा का जो मध्य परपोषी कहलाता है वह हमारा कौन सा कहलाता है? आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, शिस्टोसोमा मनुष्य तथा अन्य जंतुओं का रुधिर फ्लूवक होता है। इसके जीवन वृत्त में केवल एक मध्यस्थ परपोषी घोंघा होता है। समानतः इसके अलावा इसका सर्केरिया लार्वा की अंतिम परपोषी मनुष्य में संक्रमण कर देता है। तो भेड़ फेसियोला हिपेटिका का प्रथम परपोषी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे मध्य परपोषी की अगर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रथम परपोषी आपका भेड़ होता है, लेकिन यहाँ पे मध्य परपोषी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बात करेंगे किसकी बात कर रहे हैं? सभी लोग बताइए। घरेलू मक्खी की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मध्य बात करें, लेकिन भेड़ जो होता है फेसियोला हेप्टिका का प्रथम परपोषी होता है। प्रथम परपोषी पूछा जाएगा तो भेड़ करना है, मध्य पूछा जाएगा तो घरेलू मक्खी की बात करेंगे। अगला, वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं कहलाते हैं जैवतापी, असमतापी, ऑलिगोतापी या समतापी की बात करेंगे। तो वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वो कहलाते हैं आपके समतापी जंतु। जी हाँ दोस्तों, वे जंतु जिनके शरीर का तापमान स्थिर बना रहता है समतापी जंतु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्तनी पक्षी। और असमतापी कौन से कहलाते हैं? वे जंतु जिनके शरीर का तापमान परिवर्तित होता रहता है, जैसे मछलियाँ, इनके शरीर का तापमान परिवर्तित होता रहता है। लेकिन स्तनी पक्षी जो होता है इसका जो तापमान आपका स्थिर बना रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं मेटाजेनेसिस, एकांतरण, मेटास्टेसिस या कायांतरण की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वे कौन से कहलाते हैं? देखिए दोस्तों, वह हम बात करेंगे कायांतरण की बात करेंगे। कायांतरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें संरचनात्मक परिवर्तनों के द्वारा लार्वा वयस्क में परिवर्तन हो जाता है। और आपका जो मेटाजेनिस होता है यह एक ही जाति में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन का एक एकांतर होता है। और जो आपका मेटास्टेसिस होता है यह प्रभावी अंग से अप्रभावी अंग को कैंसर का फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। तो हम जो ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वह हमारा कौन सा कहलाता है? कायांतरण की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकी रूप से प्रोग्राम्ड सेल डेथ को क्या कहलाते हैं? ऑटोटॉमी, सेल लाइसिस, एपोप्टोसिस की बात करेंगे या इनमें से कोई नहीं?
तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि वैज्ञानिकी रूप में प्रोग्राम्ड सेल डेथ को क्या कहा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में प्रोग्राम्ड सेल डेथ को दोस्तों क्या कहा जाता है? एपोप्टोसिस की बात करेंगे, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। शर्मान है जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, पादपों में जल निरंतरता किसके कारण होता है? परासरण के, अधिसूचन के, आसंजन के या बिंदु स्राव की बात करेंगे। तो पादपों में जो जल निरंतरता जो होती है वह किसके कारण होती है? तो पौधे में जल निरंतरता आसंजन बल के कारण होती है। किसके कारण होती है? आपके आसंजन बल के कारण होती है। क्योंकि जब दो विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो विलयन के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं और यह क्रिया परासरण कहलाती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ड्यूरामाइन उपस्थित है, अनुवादन, द्विगुणन, अनुलेखन या ट्रांसडक्शन की बात करेंगे। तो ड्यूरामाइन उपस्थित होती है, किसमें उपस्थित होती है? देखिए, वृक्षों में वर्षों वृद्धि के बाद तने का जाइलम ऊतक जो होता है गहरे भूरे रंग का होता है। यह द्वितीय काष्ठ के आंतरिक क्षेत्र में होता है जिसे ड्यूरामाइन कहा जाता है। तो हम किसकी बात करेंगे? वृक्षों में वर्षों बाद तने का एक जाइलम ऊतक होता है जो आपका गहरे भूरे रंग का हो जाता है और द्वितीय काष्ठ के आंतरिक क्षेत्र में होता है। तो ड्यूरामाइन की उपस्थिति की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप सभी का कमेंट आ चुका है। हम बात करेंगे आपके ट्रांसडक्शन की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। आरंभ कोडान क्या कहलाता है? आरंभ कोडान है द्वितीय काष्ठ के आंतरिक क्षेत्र में, रस्ट काष्ठ के भाग में, द्वितीय काष्ठ के बाह्य क्षेत्र में या पेरीसाइकिल के भाग में होता है। देखिए, आरंभ जो कोडान कहलाता है सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। आरंभ कोडान की बात करेंगे। देखिए, आरंभ कोडान जो होता है AUG आरंभ कोडान क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। AUG आरंभ कोडान जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को आरंभ करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को आरंभ करता है। और जो आपका UAG होता है, UAG तथा UGA जो होता है ये किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता है और ये नॉनसेस कोडान कहलाते हैं। तो ट्रिपल यू फिनाइलेनिन कोड करता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो किसका होगा? आरंभक कोडान जो होता है वह किसका होता है? तो हम किसकी बात करेंगे? पेरीसाइकिल के भाग की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, डीएनए का गुणन कहलाता है ट्रिपल यू, UGA, AUG, UAG। अब देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से बताया भी था। डीएनए का जो गुणन कहलाता है वह क्या कहलाता है? देखिए, डीएनए से डीएनए का बनना डीएनए द्विगुणन कहलाता है। डीएनए का डीएनए से बनना डीएनए द्विगुणन कहलाता है और डीएनए अणु से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। जबकि आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अनुवादन कहलाती है और विषाणुओं द्वारा एक जीवाणु को कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण ट्रांसडक्शन कहलाता है। तो अभी हमने देखे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी था, ये देखिए आपके अनुवादन की बात करी, द्विगुणन, अनुलेखन, इन तीनों की बात कर रहे हैं।
तो डीएनए से डीएनए का बनना द्विगुणन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगुणन कहलाता है। और डीएनए अणु से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? अनुवादन कहलाती है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को आपने समझ लिया अच्छे तरीके से। तो डीएनए का गुणन क्या कहला जाएगा? सभी लोग बताइए। तो हम ट्रिपल यू की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, डीएनए खंड जिसमें अपना स्थान बदलने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? ट्रांसपोज़ोन, रिकॉन, सिस्ट्रॉन या इंट्रॉन की बात करेंगे। तो डीएनए खंड जिसमें अपना स्थान बदलने की क्षमता होती है। देखिए, ट्रांसपोज़ोन डीएनए का वह खंड है जो गुणसूत्र के अंदर अथवा स्थान बदलता रहता है। तो ट्रांसपोज़ोन की बात करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज़ोन की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगार अगार प्राप्त किया जाता है क्लोरेला से, स्पाइरोगायरा से, यूलोथ्रिक्स से या जेलेडियम से प्राप्त किया जाता है। तो अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है? तो अगार अगार जो होता है दोस्तों, आपके जेलेडियम, ग्लेसरीलिया तथा टेरोसिएडा लाल शैवाल हैं जिनके एक जेली समान पदार्थ बनता है जिसे अगार अगार कहते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? आपके जेलिडियम की बात करेंगे। तो आपकी कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। रिक्तिका एक कला द्वारा घिरी होती है जिसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट, जैकेट, कोशिका कला या टोनोप्लाज्म की बात करेंगे। तो रिक्ता एक कला जिसके द्वारा घिरी होती है उसे कहा जाता है। तो देखिए, टोनोप्लास्ट एक कला होती है जिस रिक्तिका के चारों ओर पाई जाती है। तो हम बात करेंगे टोनोप्लास्ट की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंड्यूसियम पाया जाता है शैवाल में, फर्न में, साइकस में, मॉस में। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। तो इंड्यूसियम जो पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? इंड्यूसियम एक झिल्ली संरचना होती है जो फर्न में स्पोरेंजियम के ऊपर पाया जाता है। इस तरह की कोई भी संरचना शैवालों, ब्रायोफाइटा, आवृत बीजों में नहीं पाई जाती है। तो किसकी बात करेंगे? इंडोसियम एक झिल्ली संरचना है जो फर्न में स्पोरेंजियम के ऊपर पाया जाता है। तो फर्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, द्विनाम नामकरण पद्धति दी गई थी जूलियन हेक्सले द्वारा, बेंथम एवं हुकर द्वारा, लिनियर द्वारा या कैस्पर वाहिनी द्वारा दी गई थी। तो द्विनाम नामकरण पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? सभी कमेंट कीजिएगा। तो द्विनाम पद्धति जो दोस्तों जिसके द्वारा दी गई थी, हम बात करेंगे कैरोलस लीनियम की बात करेंगे। जी हाँ, तो हम बात करेंगे लीनियम द्वारा, कैरोलस लीनियम की बात करेंगे। ये द्विनाम पद्धति सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। इन्होंने वर्गीकरण का कृत्रिम सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। प्रश्न आ गया कि वर्गीकरण का कृत्रिम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो कैरोलस लीनियम ने प्रस्तुत किया था। और इसके साथ साथ बेंथम तथा हुकर ने वर्गीकरण का प्राकृतिक सिद्धांत दिया। प्रश्न आ गया कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो बेंथम और हुकर ने दिया था। अगला दिया गया प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, स्ट्रेप्टोजोमाइसिन होता है वह स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसिस से, स्टोआयरियोफेसियन से, स्टेवेनेजुएली से, स्टेरेमोसस से प्राप्त होता है। किससे होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है यह स्ट्रेप्टोमाइसिस या ग्राइसिस से प्राप्त होता है। तो हम बात करेंगे पहले ऑप्शन की। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा विकास के महत्वपूर्ण जो है प्रमाण प्रदान करता है? जीवाश्म, आकारकी, भ्रूण या अवशेषी अंग। तो इनमें से जो विकास के महत्वपूर्ण आपके प्रमाण प्रदान करते हैं, देखिए वे जीव जो हजारों लाखों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं पाए जाते हैं, ऐसे विलुप्त प्राणियों के अवशेष या चिन्ह पत्थरों तथा चट्टानों में दबे हुए मिलते हैं जिन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म जैव विकास का सीधा ठोस प्रमाण है। तो हम किसकी बात करेंगे?
कौन से विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण हमें प्रदान करता है, वह आपके जीवाश्म की बात करेंगे। या अवशेषी अंग भी आपका पूछा जा सकता है, इसे भी हम कह सकते हैं, लेकिन जीवाश्म की बात करेंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो अवशेषी, देखिए अवशेषी अंग की अगर बात कर लेते हैं, कन्फ्यूजन आपको दूर कर देते हैं। बहुत से जंतुओं में ऐसे कुछ अंग मिलते हैं जो जंतु शरीर के लिए आवश्यक हो गए हैं, किंतु पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जबकि इनके पूर्वजों के यही अंग अनावश्यक एवं क्रियाशील रहे थे। इन अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। जो आपके कौन से अवशेषी अंग होते हैं, जो पहले क्रियाशील नहीं थे बाद में क्रियाशील हो जाते, वो कहलाते हैं अवशेषी अंग। ठीक है। इसके बाद जो है आपके मानव में कुछ प्रमुख अवशेषी अंग होते हैं, जैसे आपके कृमिरूप, परिशेषिका, निमेषक पटल, अक्ल, दाढ़, पुच्छ, कशेरुकी, कर्ण, पल्लव, ये सारी चीजें कहलाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोलस्का संघ में आंख एवं पतली रचना के ऊपर स्थित होती है, जिसे आपके ऑस्टेकम कहा जाता है, ओमेटोफोर कहा जाता है, आपर्कुलम कहा जाता है, या आपके आस्प्रेडियम की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि घोंघा अर्थात संघ मोलस्का की बात करेंगे। घोंघे के सिर पर एक जोड़ी छोटे व मांसल ठूंठ के समान वृत्त या नेकलधर होते हैं, आपके नेलकधर होते हैं, जो दूसरी जोड़ी प्रत्येक स्पर्शक के पीछे स्थापित पाए जाते हैं, और प्रत्येक नेत्रकधर के ऊपरी सिरे के कुछ ऊंचे की ओर एक छोटा काला और एक वृत्तीय नेत्र होता है, जिसे जल्लेचिका की बात करते हैं। तो मोलस्का संघ में आंख एक पतली रचना के ऊपर स्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है, सभी लोग बताइएगा। आपके ऑस्टेकम, ओमेटोफोर, आपर्कुलम या आस्फ्रेडियम की बात करेंगे, सभी लोग बताइए। तो हम किसकी बात करेंगे, अमेटोफोर्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम अमेटोफोर की बात करेंगे, अमेटोफोर्स, जिसे हम नेलकधर कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी। तो देखिए, मक्का में जो जंपिंग जीन की खोज है, जो करने वाले आपके व्यक्ति हैं, महान है, वह आपके जंपिंग जीन की बात करेंगे। मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, तो आपके बारबरा मलिक, जो आपके बारबरा मैलिंगटांग की बात करेंगे। जी हाँ, मक्का में जंपिंग जीन की खोज बारबरा मैकिलिंगटांग की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, साइकस में परागण होता है। तो साइकस में जो परागण होता है वह 3 कोशिकाओं अवस्था में होता है। कितने में, तो 3 कोशिकाओं अवस्था में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भिंडी किस कुल से संबंधित होता है। तो भिंडी जो है कपास, गुड़हल, भांग इत्यादि मालवेसी कुल में आता है। किस में आ जाएगा, मालवेसी। भिंडी के साथ कपास हो गया, गुड़हल हो गया, ये मालवेसी कुल में आते हैं, जिसकी हम क्या कहते हैं, हेम्प की बात करें। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो मॉक क्वेश्चन रहेगा, पादपों में भोजन किस रूप में स्थानांतरित होता है, सुक्रोज के रूप में, फ्रक्टोज में, ग्लूकोज या लैक्टोज के रूप में। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया है। तो आई होप सभी प्रश्नों को आपने अच्छे तरीके से समझा। 20 में से आपने कितना फीडबैक किया, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।